अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टैक्सेशन का 5th लेक्चर है, जिसमें हम हेड्स ऑफ इनकम के बारे में मज़ीद जानेंगे, जैसे कि बिज़नेस हेड है, प्रॉपर्टी है और सैलरी में से हमारा एक पार्ट रह गया था, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सैलरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें जो सैलरी पे टैक्स है वो एम्प्लॉयर अगर पे कर देता है तो फिर हमारे पास क्या होगा। अगर हम सेक्शन 12 क्लॉज 3 की लैंग्वेज देखें तो वो हमें क्या कहता है कि वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे टैक्स चार्जेबल ऑन एन एम्प्लॉयज सैलरी, देन एम्प्लॉयज टैक्सेबल सैलरी शेल इंक्लूड ग्रॉस्ड अप अमाउंट ऑफ टैक्स। अब अगर आप इस डेफिनेशन को समझें तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि जहाँ पे एम्प्लॉयर इस बात पे एग्री होता है कि वो टैक्स जो भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी के ऊपर बन रहा है वो टैक्स पे करेगा, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की टैक्सेबल सैलरी होगी उसके अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर हम ग्रॉस्ड अप अमाउंट ऑफ टैक्स को इंक्लूड करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ग्रॉस्ड अप अमाउंट ऑफ टैक्स को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि हम देखते हैं कि टैक्स ऑन सैलरी कितना है, फिर उसमें हम एक और चीज़ देखते हैं, 100 से हम माइनस करते हैं जो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया गया होता है जिस भी स्लैब के अंदर वो इनकम फॉल कर रही होती है, उसका जो रेट होता है। जैसे हमने देखा था कि 6 लाख तक अगर है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई कुछ भी रेट अप्लाई नहीं होगा। उससे अबव है 2.5% होगा 12 लाख तक। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्लैब्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो उस स्लैब का हम रेट अप्लाई करेंगे और फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ग्रॉस्ड अप अमाउंट ऑफ टैक्स होगी। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि सपोज दैट एक्स इज़ अर्निंग 60,000 मंथली। अब यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी है 60,000 मंथली। अब हमने क्या करना है, हमने उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है अगर टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है तो। अब हम जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देखते हैं। उसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक सैलरी जो कि 60,000 है, हमने उसको उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास 7,20,000 आ गया। अब हम देखेंगे कि जो इट मीन्स कि ये जो सैलरी है इसमें अभी टैक्स लायबिलिटी ऐड नहीं हुई है, तो ये हमारे पास 7,20,000 है। अब अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स पे किया है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी है। जब हमने जो हमारे पास टैक्स रेट्स के स्लैब मौजूद थे वो हमने देखे कि 6 लाख के ऊपर हम 2.5% लगाएंगे, तो हमने अमाउंट माइनस की 7,20,000 में से 6 लाख जो अमाउंट रिमेनिंग थी उसके ऊपर हमने 2.5% का रेट अप्लाई किया तो 3,000 अमाउंट आई। अब हम इसके ऊपर ग्रॉस्ड अप का फॉर्मूला लगाएंगे। ग्रॉस्ड अप का फॉर्मूला जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हम सबसे पहले तो वो देखेंगे कि जो अमाउंट उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी की बनती है, फिर हम देखेंगे 100 में से हम माइनस करेंगे जो हमने रेट ऑफ टैक्स स्लैब में से जो रेट अप्लाई किया है वो रेट लिखेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे जो अमाउंट आएगी। यहाँ पे हमने इसी तरह किया, 3,000 लिखा, 100 माइनस 2.5 का रेट अप्लाई किया था, 2.5 ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। जब हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमारे पास 3,076 आ गया। अब हम इस 3,076 को टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या इनकम आ जाएगी, 7,23,076। और अगर हम इस इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी ऐड करें तो वो क्या होगी, 3,076। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयर ने टैक्स जो भी दिया फर्दर एम्प्लॉय की बेसिस पे, एम्प्लॉय के बिहाफ पे हम कह सकते हैं। और सेकेंडली हमारे पास टैक्स लायबिलिटी जो उसकी टैक्सेबल इनकम पे आई वो भी हमने देख ली कि 3,076 है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जहाँ पे एम्प्लॉय फुली वो लायबिलिटी को बॉन्ड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कुछ परसेंटेज कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, इसमें यह है कि ए इज़ अर्निंग सैलरी ऑफ 60,000 सैलरी वो अर्न कर रहा है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है हमने टैक्सेबल सैलरी। अगर 60% की टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है तो इट मीन्स कि जो बाकी की 40% होगी वो एम्प्लॉय ने खुद देनी है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो बेसिक सैलरी है जो कि 60,000 है, उसको जब हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7,20,000। अब यहाँ पे जो टैक्सेबल सैलरी हम कहते हैं कि जिसमें अभी टैक्स लायबिलिटी ऐड नहीं हुई तो वो भी यही है 7,20,000। अगर तो यहाँ कोई अलाउंसेस होते तो फिर हम वो अलाउंसेस भी ऐड कर लेते और टैक्स लायबिलिटी हम बाद में देखते।
अब जब हमने कैलकुलेट करना है कि एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स पे किया है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कितना होता है। जब हमने चेक किया कि 7,20,000 अगर हमारे पास सैलरी है तो ये 6 लाख से अबव है, तो कौन सा स्लैब अप्लाई होगा, तो हमारे पास 2.5% का स्लैब था, हमने उसको अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3,000। अब जब हम इसका ग्रॉस अप फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकालना है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने 3000 लेना है, उसके बाद 100 माइनस यहाँ मैंने लिखा है 1.5। अब इसको समझने की कोशिश करें कि ये 1.5 कैसे आया, जबकि हमने टैक्स रेट तो 2.5 अप्लाई किया था। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूले में चेंजिंग है वो यहीं पे है। वो कैसे है कि जो हमारे पास अमाउंट थी, जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन थी कि 60% की टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस 2.5% का 60% लेंगे, हम उस 2.5% का। जब 2.5% का हमने 60% लिया तो हमारे पास आंसर आया 1.5। अब यहाँ पे हमने 100 के आगे वो 1.5 की वैल्यू लिखी और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया। जब हमने ये सारी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आया 3045। अब इसका हम दोबारा से 60% लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 1827। अब ये जो अमाउंट हमारे पास 60% लेने के बाद आई है 1827, इस अमाउंट को हम उसकी टैक्सेबल सैलरी जो कि 7,20,000 थी उसके अंदर ऐड करेंगे, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई है, 7,21,827। अब हमें यहाँ पे दोबारा से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जब हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की तो हमारे पास 3045 अमाउंट ही आई, और इसमें से हमने ग्रॉस अप को माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग जो टैक्स आएगा वो किसने पे करना है, वो एम्प्लॉय ने पे करना है। अब अगर आप ये जो दोनों हमारे पास अमाउंट्स है 1827 एंड 1218 इनको ऐड करके देखें, हमारे पास टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कोई अमाउंट बचती नहीं है। और अगर आप इनकी परसेंटेज निकालना चाहें तो इनकी परसेंटेज में भी जो हमारे पास 3045 है उसकी परसेंटेज क्योंकि हमने 60% निकाली तो ज़्यादा अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है और 40% जो है वो एम्प्लॉय को पे करना है। उसके बाद हम इसके अंदर एक और प्रॉब्लम को देखते हैं जो कि बनिस्बत अभी हमने जो दोनों डिस्कस की है उनकी निस्बत वो ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे क्या है कि ए सैलरी अर्न कर रहा है 60,000। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। अगर एम्प्लॉयर किसी परसेंटेज के हिसाब से नहीं दे रहा है, वो अमाउंट दे रहा है, टैक्स लायबिलिटी 3000 की वो पे कर रहा है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक सैलरी आती है। अब बेसिक सैलरी हमारे पास क्या है, 60,000 है, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास 7,20,000 आया। उसके बाद हमने देखा कि टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है, तो हमने प्रॉब्लम में ही देख लिया कि वो 3000 है। अब हम देखेंगे टैक्सेबल इनकम, इसमें हमने कोई ग्रॉस अप नहीं करना है, हम डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम के अंदर वो टैक्स ऐड कर देंगे। जब हमने वो टैक्स ऐड किया तो 7,23,000 वो इनकम बन गई। अब हम उस इनकम के ऊपर जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3,075 रुपीज़ टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अगर आप चाहें तो आप अभी इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये 6 लाख से ऊपर है तो हम यहाँ पे जो स्लैब अप्लाई करेंगे वो 2.5 का अप्लाई करेंगे। जब हमने 2.5 का स्लैब अप्लाई किया तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास 3075 थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है वो तो 3000 है, ठीक है, जबकि जो एम्प्लॉय को टैक्स पे करना है वो तो 3075 है। तो इसका ये मतलब है कि हमें दोनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी फिर वो एम्प्लॉय को खुद पे करनी पड़ेगी। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास 75 अमाउंट जो है वो रिमेनिंग रह गई है, तो ये जो अमाउंट है ये फिर एम्प्लॉय खुद पे करेगा। यहाँ तक हमारे पास सैलरी का हेड कंप्लीट हो गया है। अब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को देखेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहले हमें जो समझना है वो ये है कि बिजनेस है क्या। बिजनेस में हमारे पास ट्रेड भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, कॉमर्स भी आता है, कोई प्रोफेशन है आपका वो भी आता है, कोई आपके पास वोकेशनल स्किल्स हैं आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास वो भी आते हैं इसमें।
अब हमने ये देखना है कि बिज़नेस इनकम में क्या-क्या चार्जेबल टू टैक्स होता है। तो वो हमारे पास आपके बिज़नेस से आपको कोई प्रॉफ़िट्स हो रहे हैं, कोई गेन्स हैं, तो वो हम आपकी उस इनकम में डालेंगे जो चार्जेबल टू टैक्स है। इसी तरह आपने कोई बेनिफिट गेन किया है और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, हम वो ऐड करेंगे। फिर इसी तरह अगर कोई टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कार्ड्स हैं या कोई और इसी तरह का आप बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें आप डिफरेंट मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को दे रहे हैं, तो उनको आप लीज़ पे देते हैं और उससे जो आप अमाउंट लेते हैं। फिर इसी तरह कोई मुदारबा कंपनीज़ हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मुदारबा क्या होता है। तो कोई मुदारबा कंपनीज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट के बाद अगर आपको कोई जो भी वहाँ से फ़ी आपको मिल रही है वो, और फिर आप कोई बैंक है अगर सपोज़ दैट, और उसने प्रॉफ़िट ऑन डेट रिसीव किया है, तो वो भी सारा उसकी इनकम में आता है। इसके अलावा और भी बहुत कैटेगरीज़ हैं, लेकिन बेसिक हमारे पास ये हैं। फिर हम देखते हैं कि अब क्योंकि जब हम बिज़नेस देखते हैं तो बिज़नेस में ये होता है कि आपके पास एक अमाउंट होती है जिसमें से आपके बहुत से अखराजात भी हो जाते हैं। उन अखराजात को निकाल के फिर हमारे पास जो इनकम बचती है वो बेसिकली टैक्सेबल इनकम होती है। अब कुछ अखराजात अलाउड होते हैं कि आप उनको ऐड कर सकते हैं एज़ कि आपने ये खर्चा किया है, ठीक है? और फिर वो डिडक्ट हो जाएगा उस टोटल अमाउंट में से जो आपने अर्न की है। जैसे अब अगर एक बंदा सपोज़ दैट गुड्स एंड सर्विसेज़ का काम करता है, ठीक है? या सपोज़ दैट सिर्फ़ गुड्स का काम करता है, कोई चीज़ लेता है और आगे देता है, तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास ये होता है कि वो पर्सन ऑब्वियसली जो उसने अमाउंट ली है उसमें से काफ़ी सारा उस अमाउंट में से पार्ट वो परचेजेस पे दोबारा से लगा देगा। वो चीज़ें परचेज़ करेगा तो वो आगे सेल करेगा। तो इस तरह की कुछ डिडक्शंस होती हैं जो कि अलाउड होती हैं, और कुछ डिडक्शंस होती हैं कि जैसे अगर उसने अपने घर में कुछ पैसे खर्च किए तो वो उसकी इनकम में से कट नहीं होंगे। वो ये होगा कि उसकी ये इनकम थी और उसमें से उसने फिर अपने घर में ये अखराजात किए। तो इस तरह कुछ डिडक्शंस होती हैं जो अलाउड होती हैं, और कुछ डिडक्शंस होती हैं जो हम वहाँ से नहीं कर सकते। जो बिज़नेस पर्पस के लिए डिडक्शंस हैं वो हम कर सकते हैं। जो हमारा टैक्स है या हमारा पर्सनल यूज़ है वो डिडक्शंस हम नहीं कर सकते। अब हम उन डिडक्शंस की कैटेगरी देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई रूटीन एक्सपेंसेस हैं बिज़नेस के। ज़ाहिर है जो आप अमाउंट कमाएँगे आप उसी में से बिज़नेस के ऊपर खर्च करेंगे। तो कोई रेंट है, सैलरीज़ हैं, रिपेयर है, तो वो सारा खर्चा उसी के अंदर से निकाला जाएगा। फिर इसी तरह अगर कोई फार्मिंग या हमारे पास इस तरह का काम है जिसमें कोई एनिमल वग़ैरह यूज़ होते हैं और कोई एनिमल डिसेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ से जो लॉस होगा वो भी हम उसके अंदर से निकाल लेंगे। फिर इसी तरह डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास ये है कि जैसे अगर हमारे इस्तेमाल में है, हमारे कुछ एसेट्स हैं जो हमारे इस्तेमाल में है, मीन्स बिज़नेस के यूज़ में है, तो विद टाइम क्या होता है उनकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो अगर उससे कोई डिडक्शंस है तो वो भी की जा सकती हैं। फिर एक्सपेंडिचर ऑन एमलगमेशन आता है। वो क्या है? एमलगमेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जब 2 हमारे पास अगर कंपनीज़ है वो एमलगमेट होके एक बन जाती है, तो उसका जो उसके ऊपर सारा एक्सपेंडिचर आता है वो भी डिडक्शंस में अलाउड है। इसी तरह जब आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपने उसको स्टार्ट करने से पहले जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर किया है, जो उसके ऊपर खर्चा किया है, वो 20% पर ईयर के हिसाब से वो भी डिडक्शन अलाउड होती है। तो इट मीन्स कि ये जो आपका एक्सपेंडिचर होगा ये 5 ईयर्स में आप डिडक्शंस की फॉर्म में इसको वहाँ से रिड्यूस करवा सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, उनकी फैसिलिटीज़ के लिए कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो वो भी हमारे पास डिडक्शंस में आते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई लीज़ पेमेंट्स हैं, ठीक है, या कोई फाइनेंशियल कॉस्ट है या प्रॉफिट ऑन डेट बैंक को पे किया है या डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पे किया है, तो वो भी हम डिडक्शंस में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ डिडक्शंस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वो अलाउड नहीं होती हैं। उसमें क्या-क्या आता है? उसमें हमारे पास ये आता है कि आपके प्रॉफ़िट और गेन्स के ऊपर अगर आपने कोई टैक्स दिया है, तो वो टैक्स आप इनकम के अंदर से कट डाउन नहीं कर सकते हैं। उस टैक्स की अलग से कैटेगरी होती है, टैक्स चार्जेबल, और इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ और कैटेगरीज़ होती हैं जहाँ जैसे एडजस्टेबल टैक्स है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट टैक्सेस को एडजस्ट करते हैं जो आपने पे किए होते हैं। वो फिर आपकी इनकम के अकॉर्डिंग देखा जाता है उनको, लेकिन आप इनकम में से उनको डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आपने कोई और पेमेंट की है सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स जिसमें आपकी कोई टैक्स की डिडक्शन हुई है। इसी तरह अगर आपने किसी इनएक्टिव पर्सन जो एफपीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इनएक्टिव है, उसको कोई कमीशन वगैरह दिया है तो वो भी आप डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कोई आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, कोई आपका ऐसा पेंशन फंड है जो अप्रूव्ड नहीं है, आपके ऊपर कोई फ़ाइन है, पेनल्टी है, आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर है, या आपने कुछ फंड्स को रिज़र्व करके रख लिया है, तो ये सारे डिडक्शंस अलाउड नहीं होते हैं, इनको आप डिडक्ट नहीं कर सकते हैं।
कुछ हमारे पास इस तरह के भी मैटर्स होते हैं कि जहाँ पे अगर जो लिमिट गिवन है वो लिमिट एक्सीड हो जाए तो फिर भी आप डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं यूटिलिटी बिल्स की, तो सपोज दैट ऐसा है कि एफपीआर की तरफ से कोई लिमिट लगा दी जाती है कि इस लिमिट तक के यूटिलिटी बिल्स आप उनको डिडक्ट कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अमाउंट की यूटिलिटी बिल्स डिडक्शन में नहीं आएंगे, उतने आएंगे, उससे ज़्यादा डिडक्ट नहीं हो सकते हैं। फिर हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, तो वहाँ से आपके लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या है कि ए इज़ अर्निंग इनकम फ्रॉम अ ट्रेडिंग बिजनेस। अब यहाँ पे क्या है, जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग है, और क्या इनकम जनरेट कर रहा है एक बंदा, जो वो अर्न कर रहा है वो क्या है, 4,10,900। अब साथ ही साथ वो एक सैलरी भी अर्न कर रहा है पर मंथ 15,000। हमने उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे हमने कोई रिडक्शंस नहीं की हैं, ये हमने सबसे सिंपलेस्ट वे में उसकी इनकम कैलकुलेट की है। वैसे क्या होता है कि हम बिज़नेस के अंदर बहुत सी डिडक्शंस करते हैं और फिर हम जो भी हमारे पास टैक्सेबल इनकम होती है और फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी होती है, वो दोनों हम कैलकुलेट करते हैं। ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिक सैलरी हमारे पास 15,000 है, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास 1,80,000 आ गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस 4,10,900 थी, हमने इसी तरह ऐड कर दी। ये दोनों इनकम जब हमने ऐड ऑन की तो हमारे पास क्या था, 5,90,900। तो इस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि ये 6 लाख से कम बन रहा है, तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कोई भी नहीं होगी। फिर हमारे पास थर्ड हेड है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है, इसमें आपने कोई रेंट रिसीव किया है या आप रिसीव करेंगे एक टैक्स ईयर के अंदर, तो वो सारा रेंट हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब हम लेंगे लैंड या बिल्डिंग ओनली, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। जैसा कि हमने बिजनेस में देखा, कोई टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो बिजनेस में आ जाती है, लेकिन जब कोई कंपनी अगर प्रॉपर्टी के थ्रू कुछ अर्न कर रही है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगा। फिर हमारे पास जो रेंट है वो टैक्सेबल होता है एक्चुअल बेसिस पे, और रेंट होता क्या है बेसिकली, या तो एक प्रॉपर्टी एक लैंड का यूज़ हो रहा है तो उस बेसिस पे दिया जा रहा है, या किसी ने उसको ऑक्युपाई किया है, किसी के पास है वो, तो वो उसके ऊपर कोई जो भी रेंट पे कर रहा है वो हमारे पास रेंट, उसमें से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम फिर पता लगाएंगे क्या होगी। अब किस किस चीज़ के ऊपर रेंट जो होता है वो चार्जेबल टू टैक्स होता है, मतलब कौन कौन सा रेंट ऐसा होता है जो चार्जेबल टू टैक्स होता है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास वो कैटेगरी आ जाती है जो कि हमने रेंट को रिसीव किया है, जो भी रेंट रिसीव किया है वो रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है। फिर इसमें और क्या क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है कि कोई फॉरफिटेड अमाउंट है या टोकन मनी है, आपने कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें आपने कुछ अमाउंट तय की थी कि ये अमाउंट आपको दी जाएगी, बाद में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो भी वो अमाउंट आपके पास ही है, तो वो भी रेंट चार्जेबल टू टैक्स की कैटेगरी में ही आएगी। फिर इसी तरह हमारे पास है पेमेंट बाय टेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। अगर हमारे पास जो भी कोई टेनेंट है उसके बिहाफ पे कोई पेमेंट की जाती है तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रेंट चार्जेबल टू टैक्स की कैटेगरी में आएगा। फिर हमारे पास आता है 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव फ्रॉम टेनेंट, कि जैसे आपने टेनेंट से कोई एडवांस रिसीव किया है और वो अभी कहीं एडजस्ट नहीं हुआ है, वो अमाउंट कहीं स्पेंड नहीं हुई है, तो उस अमाउंट का 1/10 भी चार्जेबल टू टैक्स की कैटेगरी में आता है। फिर हमारे पास आता है इरिवोकेबल रेंट रिसीव्ड। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपको कोई एक रेंट जो कि आपको था कि अभी आपको नहीं मिलेगा, वो आपको रिसीव हो गया है, तो वो भी फिर उसी कैटेगरी में आएगा जिस ईयर में वो आपको मिलेगा, तो वहाँ पे वो रेंट चार्जेबल टू टैक्स के अंदर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जम्पशंस भी हैं, जहाँ पे जो भी आपके पास लैंड होती है वो उससे जो आप इनकम जनरेट कर रहे होते हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आती है। जैसे आपने उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया है, वो किसी लीगल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए है, या फिर कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ हो रही है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जहाँ पे रेंट जो है वो नॉट चार्जेबल बट टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज, मतलब वो उस कैटेगरी में नहीं आता है, अदर सोर्सेज में आता है। जैसे आपने कोई ग्राउंड रेंट लिया है, या आपने कोई नेचुरल डिपॉजिट एक्सप्लोरेशन की है, या फिर जो लैंड और बिल्डिंग है उसमें जो प्लांट और मशीनरी है, या फिर आपने जो उसमें अदर यूटिलिटीज से अमाउंट रिसीव की है, तो वो फिर रेंट की कैटेगरी में नहीं आती है, वो अदर सोर्सेज में आती है।
यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको हमने समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो पर्सन और कंपनी के लिए डिफरेंट होती है। पर्सन के लिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास इनकम के 5 हेड्स हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। तो जब एक पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहा है, मींस प्रॉपर्टी से रेंट ले रहा है, तो वो रेंट हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर ऐड नहीं करते हैं। उसको हम सिर्फ और सिर्फ उसका टैक्स ऐड करते हैं। जहाँ पे हम टैक्स ऐड करेंगे वहाँ पे हम साथ ही अमाउंट ऐड कर देंगे कि इतना रेंट है, और इसके ऊपर जो हमारे पास टैक्स के स्लैब्स हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए एज अ पर्सन, तो हम वहाँ से उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग जितना टैक्स बनता होगा वो टैक्स वहाँ पे करेंगे, उसको वहाँ पे ऐड करेंगे। उसके अलावा हम वो जो इनकम है उसको प्रॉपरली हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनी की बात होती है तो कंपनी के लिए हम उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो हेड है, जैसे हमारे पास 5 हेड्स की ऑप्शंस मौजूद होती हैं, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर ही हम उसको ऐड करेंगे। अब इसको समझते हैं कि ए इज़ अर्निंग अ सैलरी ऑफ 60,000 उसकी सैलरी है। एडिशनली वो मंथली रेंट रिसीव कर रहा है 20,000, ठीक है। और उसमें जो अनएडजस्टेबल डिपॉजिट है वो भी उसने रिसीव किया था 40,000। अनएडजस्टेबल डिपॉजिट का रूल हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम 1/10 लेते हैं। और फिर अब हमने देखना है कि उस पर्सन की टैक्सेबल इनकम कितनी है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी है जो कि 60,000 है, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास 7,20,000 आ गया। अगर हम प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हो रही है उसको देखें तो वो हमारे पास क्या है 20,000 है, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 2,40,000 आ गया। अब जो हमारे पास 40,000 अनएडजस्टेबल था उसका हमने 1/10 लिया तो हमारे पास 4,000 आ गया। अब जब हम रेंट के अंदर ये 4,000 ऐड करेंगे तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन जाएगा 2,44,000। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि ये चीज़ टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड नहीं हुई है। ये जो इनकम है इसको टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड नहीं किया गया है। इसका हम टैक्स कैलकुलेट ज़रूर करेंगे लेकिन हम इसको एज इनकम ऐड नहीं करेंगे। इसके ऊपर सिर्फ टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर हम देखें टैक्सेबल इनकम तो हमारे पास वही रहेगी 7,20,000, और उसके ऊपर जब हम स्लैब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स आएगा 3,000। और जब हम प्रॉपर्टी का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉपर्टी का टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, उसके हमारे पास डिफरेंट स्लैब्स मौजूद हैं। उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग ये स्लैब्स चेंज भी होते रहते हैं, पर अगर अभी हम देखें तो उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग अगर टैक्स जो है वो 2 लाख तक आप मतलब रेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स आपका कोई भी नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद अगर आपका उससे ज़्यादा कोई टैक्स होता है तो उस पे 5% का रेट अप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये 2 लाख, फिर इसमें और भी कैटेगरीज़ हैं बट हम अभी क्योंकि उसके करीब हैं तो यहाँ पे 5% का स्लैब ही अप्लाई होगा। हम उस स्लैब को अप्लाई करके देखेंगे। 2,44,000 में से हम 2 लाख जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है उसको माइनस कर देंगे और बकाया जो अमाउंट होगी उसके ऊपर 5% टैक्स लगाएंगे। जब हमने उसका 5% कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आया 2,200, और ये हम टैक्सेस की कैटेगरी के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम कंपनी के केस में देखते हैं कंपनी के केस में क्या होता है। कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ वर्किंग भी कर रही होगी फर्दर, तो वो कुछ डिडक्शंस वहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि वो इनकम के अंदर उसको ऐड करें। जैसे हमने बिजनेस की इनकम देखी कि अगर आप इनकम एज बिजनेस शो कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर आप अपनी डिडक्शंस भी बताते हैं, और जब कंपनी भी एज क्योंकि वो वर्क कर रही है तो वो भी हमारे पास एज इनकम उसको शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, उसमें कुछ डिडक्शन अलाउड होगी। जैसा कि अगर वो कोई रिपेयर चार्जेस लगाते हैं तो रिपेयर चार्जेस में से जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स होगा, मतलब उसमें जितनी भी कैटेगरीज आएंगी जैसे हमने देखी उसमें से जितनी भी हम उनको ऐड ऑन करेंगे तो जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स बनेगा उसका 1/5% जो होगा वो हम रिपेयर चार्जेस के तौर पर डिडक्ट करवा सकते हैं। फिर इसी तरह उस लैंड के ऊपर या उस बिल्डिंग के ऊपर कोई लोकल टैक्स अगर उस कंपनी ने पे किया है तो वो भी वो डिडक्ट करवा सकते हैं। फिर इसी तरह अगर उन्होंने उसका कुछ शेयर किसी और कंपनी को दिया है तो उन्होंने तो वो पे कर दिया है, वो फिर अपनी उस इनकम के अंदर से उसको डिडक्ट करवा सकते हैं। इसी तरह कोई अगर फर्दर वो इन डिस्प्यूट है, उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वहाँ पे कोई लीगल चार्जेस अगर आते हैं तो वो भी कंपनी डिडक्ट करवा सकती है। अब इसमें जो 2 और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो ये हैं कि इसके कोई सेपरेट टैक्स रेट्स नहीं होते हैं। ये इनकम के जो टैक्स रेट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग इसको डील किया जाता है। और सेकेंडली इसमें हमारे पास इसको ऐड किया जाता है इन सेपरेट हेड ऑफ इनकम। जैसे मैंने बताया कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हमारे पास हेड्स हैं। तो ये जो इनकम जो कंपनी लेगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर ऐड की जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हों तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं।